हेलो मेरे स्टूडेंट, आज जो आपके सामने आए हैं ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो किए थे वो 1.9 तक हो चुका था। 1.9 तक था। अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग 1.10 यानी कि 1.10 एनसीईआरटी का जो पीछे पहला चैप्टर का जो पीछे न्यूमेरिकल है 1.10 तक का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 1.10 का। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है कि 4 × 10⁻19 कूलम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई विद्युत द्विध्रुव एलटी डायपोल, ठीक है, 5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कार्यरत बल यानी कि टॉर्क का मान ज्ञात करे। तो किसका मान ज्ञात करना है, टॉर्क का मान। यानी कि देखिए ई का वैल्यू दिया हुआ, पी का वैल्यू दिया है, ये जो है ना कूलम मीटर, ठीक है, ये किसका वैल्यू पी क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ये जो देख रहे हैं आप है ना न्यूटन पर कूलम, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये जो दिख रहा है थीटा, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना, टॉर्क कार्यरत बल आघूर्ण इनके टॉर्क ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी का वैल्यू इतना दे दिया, ई का वैल्यू इतना दे दिया, और थीटा का वैल्यू देकर रखा है इतना, है ना। टॉर्क बराबर वाट नहीं मालूम, तो टॉर्क का फॉर्मूला पी sin थीटा होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू इतना और ई का वैल्यू इतना, और sin 30 का वैल्यू 1/2। सॉल्व करने के बाद मेरे पास फाइनल जो क्या आएगा, टॉर्क आएगा कितना आएगा, 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, आप देखिएगा उसमें मिल जाएगा। और फिर हम लोग आगे जो बात करेंगे अभी अगर अपन 1.11 का 1.11 का, ठीक है। यहाँ पर पहले आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए एनसीईआरटी। देखो आप और आपका किताब अगर है तो डायरेक्टली ऐसा सॉल्यूशन मारो और यहाँ से यहाँ तक क्या कर लो, छाप लो। और कुछ क्वेश्चन में कारण है, रीजन है, कुछ क्वेश्चन में कुछ चीजें लिखना पड़ता है, तो डायरेक्टली आंसर मार लो, इसका रीजन ए बी मार के लिख लो, ठीक है। तो चलिए आगे फिर हम लोग बात करते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं 1.11 में ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻7 कूलम ऋण आवेशित पाया गया है, ठीक है। तो स्थानांतर मतलब किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या का आकलित कीजिए। मतलब पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना स्थानांतर हुआ, मतलब किस पदार्थ की चला गया वो बताना होगा। क्या उन से पॉलीथीन में है ना सन्निहित का स्थानांतर भी होता है, ठीक है। और कुल स्थानांतर आवेश इतना। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि मैंने उन से क्या किया, पॉलीथीन को लगाड़ा, तो पॉलीथीन के टुकड़े पर इतना आवेशित पाया गया, उसमें आवेश की मात्रा इतना पाएगा 3.7 कूलम ऋण आवेशित पाया गया। तो आपको ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब एन का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। और दूसरा आपको ये पूछा है कि क्या उनमें पॉलीथीन में संगीत स्थानांतर भी होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन स्टोर भी होता है, उस पर चर्चा करना है। देखो यहाँ पे आवेश इनके क्यू का वैल्यू देकर रखा है, क्यू का वैल्यू दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश इनके ई बराबर कितना आएगा का -1.6 कूलम। आपको ज्ञात क्या करना होगा, एन बराबर वाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ये नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्ञात करना स्थानांतर इलेक्ट्रॉन यानी कि एन का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। जो चीज दिया हुआ पहले आप लिख लीजिए, उसका आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्थानांतर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर एन नहीं मालूम, ठीक है, एन मानना होगा। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगला, चूंकि ऊन से लगाने पर पॉलीथीन के टुकड़े ऋण आवेशित हो जाता है, ऊन से लगाने पर पॉलीथीन के टुकड़ा क्या जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, मतलब ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतर हो जाता है, ठीक। हमें
क्यू बराबर क्या पढ़े हम लोग, एन ई, यहां से एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू ओपन ई, तो क्यू का वैल्यू इतना और ई का वैल्यू इतना। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास फाइनल इतना आ जाएगा। इसको अगर लगभग की बात करें तो ये इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा किसमें, एक पॉलिथीन में, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन क्या जाए मिल जाएगा। तो उनसे पॉलिथीन में आसान है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, 2×10⁻12। इसको लगभग मान लिया, एनसीईआरटी में देखिएगा आंसर यही मिलेगा, ठीक है। तो कहा मतलब उनसे अगर पॉलिथीन लगा देंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन रुक सकता है कि नहीं सकता, तो उसमें हाँ बोला गया आंसर में। तो क्या बोला कि हाँ, उनसे पॉलिथीन पर द्रव्यमान स्थानांतर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो कण होता है ना, उन कण से पॉलिथीन पर विस्थापित हो जाता है, ठीक है। कहना था उनसे अगर मान के चलिए इसको लगाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो इसका द्रव्यमान में स्थानांतर हो जाएगा। तो कितना स्थानांतर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका उतना स्थानांतर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है, जिसको हम एम ही बोलते हैं, है ना, आप पढ़े होंगे। एक मीटर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻, ठीक है, 31 kg, 31 kg, ठीक है। तो एम के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इतना आ जाएगा। अब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इतने इलेक्ट्रॉन से क्या करना, इतना से गुना कर देना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान ज्ञात करना है, 2 से गुना करेंगे। 3 का ज्ञात करना, 3 से गुना करेंगे। 4 का ज्ञात करना, 4 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर किया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना उनसे पॉलिथीन में इतना गया, तो कितना द्रव्यमान होगा, तो डायरेक्ट इतना से क्या कर दो, 9.1 × 10⁻31 kg गुना कर दो। तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, बोलो, इसको गुना कर देंगे, है ना। m इंटू एन, एम क्या है, एम ई बोलना चाहता है। एम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको गुना करने तो फाइनल मेरे पास कितना केजी आ रहा है, इतना केजी। तो बहुत कम द्रव्यमान है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन उनसे पॉलिथीन में जाने पर उसमें इतना द्रव्यमान में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। इतना द्रव्यमान क्या हो गया, उसका वृद्धि हो गया। और मैंने आपको जब पढ़ाया था, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो हमने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। जो ऋण आवेशित होता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जो धन आवेशित होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, ठीक है। तो इतना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, जाकर देख सकते हैं 1.11 में। इसके पीछे आंसर दिया हुआ, आंसर भी आप मैच करा सकते हैं, बिल्कुल 100% सही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बता सकते हैं, देखो ये जो चीज है ना, इतना तो द्रव्यमान आ गया, ये द्रव्यमान बहुत कम है, इतना कम है ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये 18 जीरो के बाद आपको ये संख्या 2 लगाना था, मतलब 0.000 का 0 18 जीरो कहते हैं, बहुत छोटा है। उसी बात में चर्चा किया, ठीक है। नगण्य मात्रा का स्थानांतर होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में द्रव्यमान का स्थानांतर होता है। चलिए अब हम लोग बात कर ले, हम लोग 1.12 का बात करेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन है। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोले पर पृथक आवेश, दोनों में अलग अलग आवेश इतना कूलम का है, 6.5 - 7 कूलम का है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए और बी के त्रिज्या नगण्य है। यदि प्रत्येक गोले का आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, तो उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। वही वाला फॉर्मूला जो आपको बताया कूलम्ब वाला, ठीक है। बहुत आसान है। 2 गोला रखा गया है, ठीक है, ए और बी का, दोनों का बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर का है, इनके आर बराबर दिया हुआ। दोनों में चार्ज कितना मात्रा का दिया हुआ, इतना मात्रा का दिया हुआ, इतना मात्रा का दिया हुआ, ठीक है। आप दोनों चार्ज भी देकर रखा है ए और बी का, तो आप दोनों के बीच लगने वाले क्या ज्ञात करना होगा, फोर्स ज्ञात करना होगा, ठीक है। फोर्स ज्ञात करना होगा। बी में कुछ और पूछा है, पहले फोर्स ज्ञात कर लीजिए, उसको आराम से बन जाएगा। तो ये सब चीज तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, बिना पूछे भी बना सकते हैं। 50 सेंटीमीटर का मीटर बदले इतना आ गया, इसका फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 अपन R² गुणा करेंगे, सॉल्व वगैरह करेंगे तो इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है।
इतना न्यूटन क्या आ जाएगा आपका, फोर्स आ जाएगा। और गोले परस्पर प्रतिकर्षण बल जाएगा 1.5 माइनस 2 न्यूटन कूलम आ जाएगा, तो 2 न्यूटन आ जाएगा। यदि पहले गोले से प्रत्येक गोले के 2 गुना कर देंगे, आवेश को क्या कर देना, 2 गुना कर देना, तो आवेश इतना हो जाएगा। त्रिज्या को आधी कर देंगे, दूरी को क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, तो दूरी जो पहले जितना था उसका आधा, ये 50 सेंटीमीटर था तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाइएगा तो बस इतना आ जाएगा, है ना। फिर अगला कुछ बोला होगा, इसमें लगने वाला फोर्स कितना है, इतना आ जाएगा। इसमें करना क्या, पहला आवेश को क्या बोला, 2 गुना करने बोला, 2 गुना कर दिया, मतलब दो आवेश को क्या कर दिया, 2 गुना करने बोला, दोनों का आवेश है ना, इतना का जहाँ पे इतना आ जाएगा। 2 से गुना करने के बाद दूरी को आधा करने वाला आधा कर देना, उसके बाद फिर निकलना फॉर्मूला ला के निकलेंगे तो मेरे पास इतना आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर, इतना या तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया आपका, राइट आंसर बन गया। ठीक है, चलिए 1.13 की बात करें तो इसमें क्या बोला, प्रश्न 1.13 का मान लीजिए कि अभ्यास 12 में गोले ए और बी का साइज में सर्वसम तथा इसी साइज का कोई तीसरा धानमेशित गोला पहले तो गोले के संपर्क तत्व दूसरे गोले के संपर्क में लाकर, है ना, अंत में दोनों को हटा दिया जाता है, तो ए और बी का बीच की नई प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो मैंने आपको एक बात बताया था, शायद याद है कि नहीं है, जब भी हम लोग 2 गोलों को आपस में क्या करते हैं, टच करवाते हैं ना, टच करने के बाद हम लोग हटा लेते हैं, तो दोनों का जो नया आवेश जो बनेगा तो आवेश दोनों का आवेश का योग का आधा हो जाता है। जैसे यार बात करें Q1 Q2 की बात, आवेश है टच करने के बाद जो आया इसके पास, टच करने का हटाने के बाद जिसको आएगा Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2 आएगा, और Q2 डैश का मान भी कितना है बोलो, ठीक है, Q1 प्लस Q2 बट्टे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो अगर बात करें ये दोनों में जो आवेश है, ये दोनों में आवेश अगर है, ठीक है, तो ये आवेश को हम लोग पहले टच करवाने के बाद वो Q1 Q2 लगा कर फॉर्मूला लगा निकाल के देखेंगे कितना आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा कि 2 आएगा, है ना। कभी कोई 0 भी हो सकता है टच करने का। जैसे समझ लीजिए मेरे पास 1 कूलम आवेश यहाँ पे है, 1 कूलम आवेश यहाँ पे माइनस में, 1 कूलम आवेश प्लस में, दोनों को टच करवाने के बाद अंत में दोनों का आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवेश की जो एडिशन होता है बिल्कुल नंबर की तरह होता है, ठीक है, तो 0 भी हो सकता है, कन्वर्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों आवेश को पहले क्या कर लो, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, टच करने के बाद जो आवेश बचता है उसके बाद बचेगा तो उसमें लगने वाला फोर्स का जो ज्ञात करने वाला ज्ञात कर ले आराम से। ठीक है, तो वही बात है। ये दोनों आवेश है, वही सवाल में ये दोनों का आपस में क्या कर लिया, टच करने के बाद Q1 डैश, मतलब नया आवेश कैसे बनेगा, वही दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाता ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाने के बाद मेरे पास 1 पर 0 था, तो दोनों पे जोड़ के 2 से भाग लगाने के बाद कितना, इतना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीसरा आवेश की बात करें तो उसको दोनों को जोड़ के दोनों भाग लगाने के बाद कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। दोनों को लगने वाला फोर्स याद कर लो। ठीक है, Q1 डैश और Q2 डैश अपना आर इसके लगा के हम लोग फॉर्मूला लगा के पूरा फोर्स को ज्ञात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ घटा आएगा, थोड़ा गुना वगैरह आएगा, मेरे पास फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद इतना आ जाएगा, इनके 5.7 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। ये और 20 के 20 फोर्स इतना न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन समझ गए तो आप ये सब सारा चीज जाना हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि आप क्वेश्चन को पहले समझे उसके बाद सॉल्व करें। आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आपको ये चीज तो समझना होगा कि क्वेश्चन जो भी उस चैप्टर का आएगा हमसे बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करेंगे तब बनेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि आप ये इसमें इसी क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन बना है, बोले ए और बी दो साइज के इस साइज का कोई तीसरा गोला लेते हैं, उसमें अनावेशित मतलब उसमें 0 है, चार्ज का मान क्या आपका 0 है, इसलिए देखो शुरू में क्या आएगा 0 प्लस कितना आएगा। ठीक है, मतलब पहले से चार्ज मेरे पास कितना था 6.5 × 10⁻³ कितना 10 पर माइनस क्या 7 था,
और दूसरा गोला है, इस पर चार्ज कितना जीरो है, क्या आपका जीरो है। इसको टच कराएंगे तो टच करने से चार्ज बचेगा, कितना बचेगा, है ना। टच करने के बाद चार्ज बचेगा इतना, प्लस जीरो बट्टे कितना आएगा, 2 आएगा। तो सॉल्व करने के बाद, है ना, जो चार्ज बचेगा तो आपके पास आ जाएगा चार्ज 3.225 10 पावर -7 बचेगा। ठीक है, तो जिस गोले पर चार्ज जीरो था उस गोले पर चार्ज अभी फिलहाल इतना आ जा रहा। ठीक है, इतना आ जा रहा। अब अगली बार फिर क्या करना, इसी को फिर से एक बार टच करवाना, उसी को इससे टच करवाया एक बार, अगली बार फिर क्या करना, अगला गोला में चार्ज था इतना, फिर उससे क्या करना, आपको टच करवाना था। जैसे टच करवाएंगे तो जब जीरो था, जीरो को टच करने के बाद इस पर इस गोले पर चार्ज इतना आ गया, फिर दोबारा टच करवाएंगे तो इस गोले पर चार्ज कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा के उस पर चार्ज इतना आ जाएगा। ठीक है, तब दोनों कुछ लगने वाला फोर्स ज्ञात कर लेंगे तो ज्ञात मेरे पास फाइनल इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पे एक एक वर्ड को, एक शब्द को बहुत अच्छे से समझ पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है अनावेशित, मतलब नॉन चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं। गोले के पहले से गोले का संपर्क करने पर, ठीक है, तीसरे गोले का संपर्क में लाकर, है ना, अंत में दोनों को हटा लिया जाता है और ए और बी का बीच पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो फोर्स फाइनली मेरे पास इतना होगा। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, इस तरह से आप अगर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करना चाहते हो, अगर एनसीईआरटी की सारी समस्या से लड़ना चाहते हो तो मेरे साथ जोड़िए, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा और आप कोशिश कीजिएगा तो मेरे हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, और ये अगर बना लिए तो फिर तुम्हारा कोई भी कंपटीशन नहीं रुकेगा। 11th 12th, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये जो मैथ का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पूरी तरह से 11th 12th का जो पीछे का मिसलेनियस का सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल या सॉल्व कर लिए, फिर दुनिया का कोई भी कंपटीशन में तुम अगर बैठोगे ना, तुम्हें ये फील नहीं होगा कि हम इसको बना नहीं पाएंगे, बस ये फील होगा कि हम इसको शायद मेहनत करके आ जाते बन जाएगा। ठीक है, और देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है किस टाइप का होता है ना, बहुत आसान भी होता है, बहुत भाषा वाला भी होता है, बहुत टफ भी होता है, तो बहुत तरह का इसमें बात होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 14 नंबर की बात, सवाल की बात करेंगे। हाँ, ये लास्ट सवाल होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। चित्र में दर्शाया गया और चित्र में दर्शाया गया, ठीक है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। इस चित्र में दर्शाया गया है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह, है ना, ट्रक दर्शाया गया है। तो तीनों चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संयुक्त अनुपात, है ना, Q/M का अनुपात अधिक होगा। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर दिया है धन आवेश, नीचे दिया है ऋण आवेश। तो आपको ये भी पता है कि जब अलग अलग आवेश होता है तो एक दूसरे अट्रैक्ट करता है, इसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे कोई पार्टिकल जा रही है ना, ये इधर मोड़ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इस पास नेगेटिव चार्ज इसलिए मोड़ गया, ये इधर मोड़ गया, इसका प्लस होगा इसलिए क्या हो गया, इधर हो गया। अगर सीधे निकल जाता, इसका कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, वो जीरो होता, लेकिन तो सीधा निकला नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दर्शाया गया है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, ए और 2, मतलब 1 और 2 कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। ऋण आवेश क्यों है बता दे, ये प्लस है तो किसको खींचेगा, माइनस वाला खींचेगा, जिसको भी खींचा इसको भी खींचा, तो इस पर ऋण आवेश होगा। लेकिन 3 पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश में प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा। और ऊर्ध्वाधर की बात करते, ऊर्ध्वाधर की कणों की उत्पन्न में विक्षेप, है ना, y बराबर 1/2 AT² होता है, 1/2 AT² होता है। तो उसमें अगर बात करें तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका त्वरण, है ना, और की हो गया समय। तो त्वरण कैसे निकालता, तो निकाल सकते हैं आराम से। अगर बात करें तो इसका जो ये का वैल्यू इतना कैसे आया है, तो आप सीधे जा सकते हैं थोड़ा सा 11th क्लास में, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, F बराबर 12th में पढ़े थे, F बराबर फॉर्मूला, ठीक है, Q इंटू ई, Q इंटू ई, तो E इंटू क्यू, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई हो जाएगा।
यहाँ पे कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं होगा ना। चलिए अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है बराबर एम ए, है ना। एम ए बराबर कितना है आपका एफ, ठीक है। यानी कि यहां से अगर ए ज्ञात करना है तो एफ यानी कि एफ का वैल्यू कितना, ई अपॉन ई, सॉरी ई इंटू ई, और नीचे कितना आ जाएगा एम, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ से वैल्यू कितना है ई अपॉन एम। एक्चुअल में क्या है त्वरण है, तो त्वरण का मान कितना आ जाना चाहिए, छोटी बड़ी अपन क्या आ जाए आपका एम। तो सॉल्व करने का इतना आ जाएगा जितने का समानुपाती होता है, ठीक है। और इसमें जो भी कारण लिखा है देख सकते हैं, ठीक। एक करके थोड़ा समझ लो और खुद से एनसीईआरटी लेके बैठो, नहीं तो यहीं पे लाइन में पढ़ लो, ठीक है। वीडियो रोक के अगर पढ़ लो फिर समझने को इसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि धनावेशित कण 3 ऊर्ध्वाधर की ओर अधिकतम विक्षेपित है, इसलिए y का मान के लिए अधिकतम है, अतः धनावेशित कण से द्रव्यमान का अनुपात इसके लिए अधिकतम होगा, ठीक है। और Q1 Q2 ऋणावेशित है और Q3 धनावेशित कण है, तो Q3 का आवेश संग्रहित अनुपात अधिकतम होगा। मतलब ये अगर ज्यादा ये हुआ तो ये इस बार अधिकतम होगा, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है तो भाई ऐसे बना लीजिएगा, ई का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, ठीक है। और इस पे प्लस ज्ञात करना होगा, वन दिया हुआ आराम से उसको पहले क्षेत्र निकाल लो, ठीक है, एक्स की दिशा में, बस हो जाएगा। 2 क्वेश्चन दिया, ई का वैल्यू दिया हुआ है, ये वन दिया हुआ है, मीटर बदलो, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा इसके मीटर इसके इतना आ जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में इतना आ जाएगा, एक्स बराबर इतना आ गया। ये बात अगर नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। फ्लक्स ज्ञात करना था, फ्लक्स के 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है ई ए cos थीटा, या तो एस लगा सकते हैं, डीएस लगा सकते हैं, डेल एस लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अरे होता है cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है तो हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। 1 नंबर की बात हो रहा है फिलहाल, ए नंबर की, है ना। लेकिन वार का भुजा दिया हुआ, ये जो वार है ना इसका भुजा दिया हुआ, ठीक है। तो इसका भुजा दिया हुआ तो वार का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। अरे एक वार का जब भुजा दिया 10 सेंटीमीटर के 0 पॉइंट कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, मीटर सेंटीमीटर मीटर, जिससे गुना गुना करेंगे तो 1 गुना 10 पर कितना होगा -2 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एरिया मिल गया। इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स अक्ष में, देखो यहाँ दर्शाया गया, एक्स अक्ष में क्या होगा आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है। एक्स अक्ष में क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका लगा देंगे हम लोग एरिया में क्या लगा देंगे आई कैप, क्या लगा देंगे आई कैप, कि आई कैप एक्स एक्स का डायरेक्शन जो वैल्यू होगा उसका हम क्या बोलते हैं आई कैप। अब क्या लगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ये वाला क्या गुना वुना करके मेरे पास फाइनल कितना इतना आंसर आएगा, ये तुम्हारा क्या आ गया फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल होगा आपसे जो बनेगा वो बना लीजिए, जो नहीं बनेगा वो हम बनाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको बनाइए। क्योंकि एनसीईआरटी और आप फुल्ली पढ़ लिए तो फिर आप कभी भी किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए आपको डर जो होगा वो नहीं होगा। आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे आपका मन खुश हो जाएगा कि भाई ये सब चीज तो हम पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी में था, कुछ टीचर से पढ़े, कुछ हमने बनाया, कुछ एग्जाम्पल में देखे, तो सब कीजिए। क्योंकि जब आपको मौका है तो कर लीजिए, तो फिर बाद में फिर अलग से टाइम रुक के जो करते हैं वो महा बेवकूफी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बच्चे कॉपी पढ़ते हैं, कॉपी पढ़ के एग्जाम दे लेते हैं, अच्छे मार्क्स भी आ जाता है, किसी अच्छा मार्क्स भी आता भी नहीं है, लेकिन बाद में फिर अलग से 1-2 साल बैठ के कंपटीशन का तैयारी करते हैं, एमसीक्यू की तैयारी करता है, तो ये बेवकूफी है। मेरे हिसाब से इस बुक का सॉल्यूशन आपको साथ साथ में कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टॉपिक्स जो है बिल्कुल जो पढ़ाते हैं टीचर्स, हम पढ़ाया कोई पढ़ाया बिल्कुल इसी अंदर से पढ़ाते हैं, थोड़ा ज्यादा कम बेसी जो भी है इसी अंदर इसका अंदर से पढ़ाते हैं, और ये भी सवाल इसी के अंदर में ही दिया हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ उसको बना लीजिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जितना थ्योरी में मेहनत है ना उतना मेहनत आपको एक्सरसाइज में भी है। लेकिन सवाल यह है कि लोग आजकल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए टीचर भी इस चीज को इग्नोर करता है, बच्चे तो 100% इग्नोर करेगा ही करेगा, क्योंकि आजकल का बच्चा मेहनत नहीं करना चाहते। तो जो भी है, जो पास आउट हो या पास आउट नहीं हो एग्जाम देने वाले हैं, इस चीज को पढ़िए, चैप्टर खत्म हो गया, जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।